दोस्तों, रेंटल इनकम इंडिया में आय का एक मुख्य सोर्स है और कई सारे घरों का, स्पेशली सीनियर सिटीजन का, इंडिया में रेंटल इनकम से गुजारा चलता है। मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इस पर टैक्स कैसे बचाएं, कैसे कैलकुलेशन होती है, कैसे टैक्स प्लानिंग करें। एक वीडियो जरूर डालिए। आज की वीडियो उसी के ऊपर है कि अगर आपकी 30 लाख रुपए तक की भी रेंटल इनकम है तो आपका टैक्स जीरो हो सकता है अगर आप शुरू से ही प्रॉपर प्लानिंग करें। और बहुत सारी गलतियां हम करते हैं रेंटल इनकम में, एग्रीमेंट बनाते वक्त, लेते वक्त और आइटम भरते वक्त, वो भी मैंने बताई है, साथ में कैलकुलेशन। वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा और अपने पेरेंट्स को, सीनियर सिटीजन को जरूर शेयर कीजिएगा कि कैलकुलेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है रेंट एग्रीमेंट बनाते वक्त या प्रॉपर्टी खरीदते वक्त। चलिए बताता हूं। मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। जैसे शॉप है, हाउस है, चाहे वो कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, मेरी वीडियो उन पे एप्लीकेबल है। यानी कि प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं है, गाड़ियों पे नहीं है, रेंटल बहुत जगह आता है। बात हो रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। 3 लाख से ऊपर रेंटल इनकम आ रही है, आईटीआर जरूर भरें, बहुत जरूरी है। आईटीआर ना भरना इस देश में सबसे बड़ा गुनाह है। चलिए कैलकुलेशन दिखाता हूं मैं आपको। मैंने 3 कैलकुलेशन लिए यहाँ पे कि किस तरीके से इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में टैक्स लगता है और उसे बचाया कैसे जाएगा। अगर इनकम 30 लाख तक की है तो क्या टैक्स जीरो हो सकता है? ये चार्ट देख लीजिए एक बार, मैंने चार्ट बनाया है, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, इसकी एक्सेल शीट भी। आप फार्मूला अपना फिट करके अपनी इनकम भी चेक कर सकते हैं। देखिए केस मैंने 1 लिया है, 10 लाख की इनकम है इसकी, हाउस प्रॉपर्टी की, इमूवेबल। अभी शॉप है, आपका घर है, ऑफिस है, रेंटल इनकम आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10,000 रुपये का हाउस टैक्स है। जो भी आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को टैक्स दोगे किसी तरह का भी, वो सब माइनस होता है, तो उसकी वैल्यू निकल के आ गई 9,90,000 है। 30% का खर्चा आपको मिलेगा। यानी कि रेंटल इनकम के अंदर सरकार ने सबसे अच्छी चीज कर रखी है कि आपको 30% का खर्चा दे दिया। आपका खर्चा जीरो होता है, जीरो। कभी कभार पेंट करा दिया, कुछ टूट फूट गया तो करा दिया, तो कुछ होता नहीं है। तो कितनी इनकम आ गई? 6,93,000 की। 7 लाख तक मेरा माफी है, टैक्स कितना निकला? जीरो। अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है, 2 तरह का रेट है टीडीएस का, 2% और 10%। 2% तब है जब कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में रह रहा हो और 50,000 से ऊपर का रेंट हो, वो केस है, वीडियो बना चुका हूँ, देख लेना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। 10% तब होगा जब आपने किसी को कमर्शियल में दे रखा है और वो टीडीएस काटता हो। तो रेंट के ऊपर कितना टीडीएस है? 10% का टीडीएस करता है हर महीने रेंट वैल्यू पे, तो वहाँ लिख लीजिएगा। अगर कुछ हुआ तो वो रिफंड आ जाएगा। तो पहला केस क्या हो गया? 10 लाख का, सिंपल सा। अब 15 लाख का, किसी की इनकम 15 लाख है तो उसका हाउस टैक्स भी बढ़ेगा। मैंने 25,000 एज्यूम कर लिया। 14,75,000 की इनकम आ गई, 30% का खर्चा मिलेगा, आपने करा हो या ना करा हो। तो नेट इनकम कितने आ गई? 10,32,500। न्यू टैक्स इजी में बेनिफिट है 57,000। ओल्ड में टैक्स आएगा 1,15,00,000 के आसपास। तो क्या है? न्यू टैक्स इजी में 57,000 का टैक्स जमा कराएंगे 15 लाख पे, और जब मैं निकालूंगा कि कितना टैक्स मैंने एग्जैक्टली पे करा, तो सिर्फ बनता है 3.87%। टैक्स सेविंग का बताऊंगा, अभी कैलकुलेशन समझा रहा हूँ कि किस तरह कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन के बाद ही आपको गलती समझ में आएगी। तो एग्जैक्टली कितना टैक्स बना? 3.87। अगर आपको यहाँ पे टैक्स कटा हुआ होता टीडीएस, तो आपको उसका क्रेडिट मिलता, फिर आप नेट पे करते। अब 20 लाख पे आ जाता हूँ मैं। 20 लाख में 25,000 रुपये का हाउस टैक्स पे करा, 19,75,000 की वैल्यू, 5,92,500, 30% का खर्चा एडहोक बेसिस पे, खर्चा करा हो या ना करा हो। 13,82,000 का आएगा, 1,21,160 का टैक्स बना। अगर कंपेयर करूं तो 6% का टैक्स बना। अच्छा, ये टैक्स आया कैसे बता देता हूँ। 1,21,000 को मैंने इससे कंपेयर करा 19,75,000 से, यानी कि 19,75,000 के ऊपर मैं अगर 1,21,000 का टैक्स पे करूंगा तो 6% बनेगा, क्योंकि ये तो मैंने खर्चा करा ही नहीं है ना, मेरे पास आया तो पूरा पैसा ये वाला है। तो एग्जैक्टली मैंने 19,75,000 पे ये टैक्स पे करा। इस तरीके से रेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। अब जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप देख लीजिए एक बार दोबारा तरीके से, इसको मोबाइल को बड़ा करके देखिएगा, लैपटॉप पे ज़्यादा मजा आता है मेरी वीडियो देखने में। अब टैक्स सेविंग टिप्स ऑन रेंटल इनकम प्रैक्टिकली। पता है मैंने क्यों बनाई ये वीडियो? 2 केस आए थे मेरे पास। एक में उसने क्या करा था, प्रॉपर्टी की वैल्यू महीने की 1 लाख रुपए की रेंटल इनकम थी, टैक्स बचाने के लिए 1,000 रुपये का बनाया एग्रीमेंट, 12,000 की इनकम आईटीआर में दिखाता था। वो केस लगा, मारा गया वो। एक केस और था, उसकी रेंटल इनकम थी 2.5 लाख रुपए महीने की। तो जीएसटी से बचने के लिए उसने क्या करा, रेंट एग्रीमेंट बनवा दिया अपनी वाइफ के और बेटी के नाम पे। उसमें आधा आधा रेंट लेता था। जब केस लगा तब पकड़ा गया, बहुत परेशान हुआ वो। अभी भी उसका केस चल रहा है, अभी मार्च वार्च में ऑर्डर आएगा। कर रहे हैं कोशिश बचाने की उसको, गलती तो करी है उसने, पर ऐसी गलतियां, टैक्स सेविंग टिप्स बहुत ही गलत है। उसका एक लीगल तरीका होता है, वो समझिए। पहला, टैक्स सेविंग।
सिर्फ और सिर्फ रेंटल का ही एग्रीमेंट बनाएं। रेंट जो मनी है वही अकाउंट में लें और एग्रीमेंट में भी रेंट की वैल्यू दिखाएं। कैसे? नोएडा का एक केस हुआ, समझदार था वो जो टेनेंट था, 15,000 रुपये का रेंट था और 4,000 रुपये का वो था मेंटेनेंस और वो, तो उसने क्या बोल दिया, सर 19,000 रुपये का एग्रीमेंट बना लीजिए, 19,000 का। उसको तो पूरी HRA में छूट मिल गई 19,000 रुपये की, वो मेंटेनेंस कौन पे कर रहा था? लैंडलॉर्ड। लेकिन जब होता क्या है, अभी मैंने आपको दिखाया ना कैलकुलेशन, कि आपको 30% का खर्चा मिलेगा सिर्फ और सिर्फ। तो आप सोचो कि 19,000 रुपये में मैं 30% खर्चा लूंगा और मैं रिपेयर मेंटेनेंस भी पे कर रहा हूँ 4,000, तो क्या इसका बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कभी भी रेंट एग्रीमेंट करें किसी के साथ तो सिर्फ और सिर्फ रेंट की वैल्यू लें, उससे बोलो जितना भी मेंटेनेंस होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, कोई भी खर्च ऊपर का होगा वो टेनेंट पे करेगा, मैं पे नहीं करूँगा। वो HRA में बेनिफिट तो ले लेता है, लेकिन आपकी रेंटल वैल्यू बढ़ जाती है, आपका टैक्स बढ़ जाता है और आपको खर्चा क्या मिलता है? वही 30% का। तो फ़ायदा क्या हुआ? इसलिए कभी भी रेंट दें तो रेंट एग्रीमेंट के अंदर सिर्फ रेंटल वैल्यू लिखवाएं, बाकी खर्चा जितना भी होगा बोर्न बाय टेनेंट। पैसा बच गया पहली बार में। गलती ना मत करना जो नोएडा वाले क्लाइंट ने गलती करी थी। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, उसका बहुत बड़ा अमाउंट था, उसने HRA में बड़े मजे लिए, क्योंकि उसको HRA में मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिक खर्चा नहीं मिलता, तो उसने दिमाग लगाया कि मैं अपनी रेंटल वैल्यू में इसको ऐड कर दूं और ये हर महीने पे करता रहे, और आखिरी में जो फर्क पड़ता था ना बिजली का मेंटेनेंस का, वो एडजस्ट करते थे कैश में वो। तो वहाँ उन्होंने गलती करी। दूसरा, अगर ज्वाइंट में प्रॉपर्टी है तो एग्रीमेंट ज्वाइंट में ही बनेगा और रेंट ज्वाइंट में ही आएगा, ध्यान रखना। इसलिए शुरुआत में ही प्रॉपर्टी ज्वाइंट में खरीद लें अगर आप रेंटल के पर्पज से खरीद रहे हैं तो क्या होगा? 30 लाख रुपए का है, 15 लाख दोनों पे चला जाएगा और टैक्स मैं दिखाया अभी 2-3% बढ़ रहा है, वो ना के बराबर ही है। तो 30 लाख पे आपका टैक्स ऑलमोस्ट जीरो ही बना, इतना तो खर्चा हो जाता है, पता भी नहीं चलता इतना। तो क्या होगा? फायदा होगा। लेकिन वो गलती ना करें जो मेरे क्लाइंट ने करी कि प्रॉपर्टी तो ले ली अपने नाम पे और टैक्स बचाने के लिए दूसरों के नाम पे दिखा दी। तो क्या करें? आज इसकी प्लानिंग कर लें, पहले प्रॉपर्टी को ज्वाइंट करें, या बेटी के नाम पे तो बेटी के नाम पे करें, जो भी करनी है गिफ्ट डीड कैसे भी वो करें। हालांकि वहाँ पे भी क्लबिंग प्रोविजन आते हैं तो उनका भी ध्यान रखें। प्रॉपर टैक्स प्लानिंग तभी होगी जब आप एडवाइस लेके करें। तीसरा, होम लोन का इंटरेस्ट, ये भी आपकी रेंटल इनकम में से माइनस होता है। बहुत लोग गलती करते हैं, जब आपके पास पोसेशन मिल जाता है तो पीछे का जितना भी आपने इंटरेस्ट पे करा है वो भी आपको माइनस होता है आपकी रेंटल इनकम में। अगर आपका घर है अपना, हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2 लाख की लिमिट है, लेकिन रेंटल के केस में कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। बहुत केस मेरे पास ऐसे आते हैं, बहुत केस जहाँ पे रेंटल इनकम तो होती है, वो पे भी कर रहा होता है इंटरेस्ट, लेकिन 2 लाख की लिमिट ले लेते हैं, या वो लेते ही नहीं होम लोन का इंटरेस्ट। कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं 10 लाख का पे कर रहा हूँ होम लोन इंटरेस्ट और वो प्रॉपर्टी रेंट पर है तो पूरा 10 लाख माइनस होगा, 2 लाख नहीं होगा। जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो पूरा माइनस करना है, ध्यान रखना। हाँ, एक चीज़ का यहाँ वो ध्यान रखना है, कई लोग अपनी रेंटल वैल्यू कम कर लेते हैं और होम लोन का इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं एक्चुअल बेसिस पे, जिससे लॉस आ जाता है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना उस पॉइंट का। फर्नीचर फिक्सचर का मत दिखाइए कभी भी सेपरेटली। क्या होता है, मैंने एक रेंट पे दिया, मैंने बोला यार 1 लाख रुपए का रेंट है, विद फर्नीचर फिक्सचर जो है अलग से बनेगा, 15,000 रुपये महीने के उसके भी लूँगा। तो वो फर्नीचर फिक्सचर क्या होगा, आपकी अदर इनकम में आएगा और 30% का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो कभी भी बनवाएं कंबाइंड रेंट बनवाएं। यहाँ पे अलग बनवाना है मेंटेनेंस के केस में, और फर्नीचर फिक्सचर भी साथ में दे रहे हैं तो उसका अलग नहीं बनाना, रेंटल इनकम के साथ बनाना है ताकि 30% का फ़ायदा मिल जाए। 5वां, एनुअल रेंट वैल्यू जरूर देख लें कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्या हिसाब से है। एक केस बताया था ना, 1,000 रुपये महीने का रेंट दिखा रहा था, 12,000 रुपये साल का। होम लोन था मोटा, नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, बाकी इनकम से सेट ऑफ कर रहा था वो। जब उसका केस खुला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख दिया कि हाउस टैक्स किस पे जमा कर रहा है, इसकी क्या वैल्यू आ रही है। हर एक घर की, हर एक शॉप की, हर एक कमर्शियल जगह की एक एनुअल लेटेड वैल्यू होती है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करता है, जिसके ऊपर आप हाउस टैक्स भी पे करते हो। तो वो चीज़ चेक कर लें, उससे कम वो नहीं होनी चाहिए, वरना उसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम हमारे मेरे चैनल पे इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी प्रैक्टिकल अपडेट्स मिलती रहे। और वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो लोग जुगाड़बाजी करते हैं ना, उनको समझना चाहिए कि कई सारे लीगल तरीके भी हैं रेंटल इनकम के। तो आप अपने पेरेंट्स को, सीनियर सिटीजन को, सब जगह इसको शेयर, फॉरवर्ड, व्हाट्सअप, फेसबुक सब जगह करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचने के साथ साथ इनकम टैक्स नोटिस भी ना आए, जो कि मेरी मुहिम है।
जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।